शुरू में तो कोई लक्ष्य ही नहीं था, कोई सपना ही नहीं था। हम लोग नशा मुक्ति आंदोलन खुद ही चलाते हैं, तो ऐसे में मैं कैसे नशे में लिप्त हो जाऊँ। पहली बार कंप्यूटर 12वीं क्लास में देखे थे, अभी तक पीएससी दिलाया, उसमें सबसे कठिन पीएससी में 21 को मानता हूँ, जिसमें हम लोग का पूरा ग्रुप, लाइब्रेरी का ग्रुप, पूरा ग्रुप फेल हो गए थे हम लोग। मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता पता थी कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और मैं 2023 में मेंस में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम लोग बस यही बोलते थे कि हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा। तो सीजीपीएससी में मैं इतना मानता हूँ कि आपका 90% आपका 90 से 95% तक प्योर मेहनत है, और 5-10% लक वाला फैक्टर रहता है जो इंटरव्यू में काम आता है। तो मैं अपना क्रिएटिव वर्क जो गाँव में हम लोग करते हैं, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, मेरे को मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि जब मुझे मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो मैं परफॉर्म कर दूंगा। फाइनली जब सहकारिता विस्तार अधिकारी का पोस्ट अलॉट हुआ तो एक सुकून मिला। हो गया संघर्ष कर, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका A1 नौकरी चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हाल ही में सीजीपीएससी का रिजल्ट आउट हुए हैं। हमारे चैनल में हमने अनेकों एसआई के पॉडकास्ट रिलीज किए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, योगेंद्र निर्मल जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, आपका अभी अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है सहकारिता विस्तार अधिकारी में, जो कि सीजीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें आपका रैंक है। जी, तो उसके लिए तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, इस पॉडकास्ट में हम आपके पढ़ाई से लेके आपके स्ट्रगल के जो दिन है, और लास्ट में जब रिजल्ट आया तो उसके बाद आपका जो किस प्रकार से फीलिंग है, और आपके भविष्य में आगे जो आप एडवेंचर करेंगे उसके बारे में बातें करेंगे। जी, बिल्कुल। तो योगेंद्र जी, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र निर्मल है, और मैं भंसुली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग का निवासी हूँ। और मैंने अपना स्कूलिंग गांव के ही स्कूल से पूरी की। मैंने गांव में ही कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई गांव की शासकीय स्कूल से पूरा किया। तो योगेंद्र जी, प्राथमिक स्कूल के दिनों में आप कैसे थे? क्या सपना लेकर आप अपनी स्कूल में पढ़ रहे थे, या थोड़ा सा मस्तीखोर टाइप का थे, या सपना ही नहीं था? ऐसा होता है ना कि बचपन में तो सब दिशाहीन होते हैं बच्चे। तो आप उस समय में आप का क्या अप्रोच था? वही स्थिति मेरी भी थी। इसका क्लियर लक्ष्य तो पता नहीं था कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, लेकिन एक था कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो मैथ्स लेके पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, ऐसा कुछ था। तो मैथ्स से मेरा स्ट्रांग था। और मस्ती तो हम शुरू से करते थे, गांव में बहुत मस्ती करते थे। गिल्ली डंडा खेलना, बाटी भंवरा, बहुत मस्ती किए गांव में, स्कूल में भी, और गांव में जो साथियों के साथ भी बहुत मस्ती किए। स्कूल के दिनों में आप पढ़ाई में कैसे थे? होशियार थे, थोड़ा सा बैक बेंचर थे, या एवरेज जिसे बोल सकते हैं? एवरेज था मैं पढ़ाई में। पढ़ाई में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, उतना एक्सलेंट तो नहीं रहा हूँ। पढ़ाई गांव के स्कूल में किया तो वहाँ पे एक गाइडेंस का जो है कमी रहा है। स्कूल के दिनों में आप क्या सपना लेकर चले थे कि बड़ा होकर मैं इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, पुलिस क्या बनने का सोचा था आपने? स्कूल के समय मार्गदर्शन की कमी एक बहुत बड़ी कमी रही है, जिसके कारण से शुरू में तो कोई लक्ष्य ही नहीं था, कोई सपना ही नहीं था। हम लोग जब 12वीं पढ़े तो पता चला कि ये होता है, यहाँ से इंजीनियरिंग करो तो यहाँ पे नौकरी लगता है, ऐसा पता था। उसके बाद मेरे को सिविल सर्विस का पता 2016 में चला, जब मैं आर संगीता मैडम और ओपी चौधरी सर से इंटरेक्ट हुआ। तो उसके पहले कोई एक बड़ा सपना नहीं था, लेकिन एक था कि कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, एक मन में तो ये था पहले से। तो 11वीं 12वीं आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मैं मैथ्स लिया, मैथ्स मैथ्स से किया। पढ़ाई। और कौन सी ईयर में आपने 12वीं अपना कंप्लीट किया? 12वीं में 2012 में कंप्लीट किया हूँ। ओके। तो 2012 के बाद से जब आपने अपनी एक स्कूल का जो स्टेप होता है वो कंप्लीट किया, और कॉलेज की ज़िंदगी में आपने इंटर किया, जी, तो वो एक बदलाव का फेज किस प्रकार से आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट था? क्योंकि आप, ऐसा था कि आप गांव से बाहर निकलेंगे जी, और नए लोगों से मिलेंगे, और गांव में थोड़ा सा, जैसे आप बताएं कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जी। तो मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और थोड़ा सा कॉलेज में बाहर जाके एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो फेज आपके लिए किस प्रकार से था? हाँ, बहुत चैलेंजिंग फेस था। गांव के स्कूल से निकल के बाहर शहर में जाना बहुत चैलेंजिंग था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, और हम लोग जो पढ़ाई किए थे हिंदी में पढ़ाई किए थे, तो वहाँ एक साल बहुत टफ रहा मेरे लिए। लेकिन मैंने
वो उसको भी ओवरकम किया, इंग्लिश सीखा, इंग्लिश में राइटिंग उनको समझना सब कुछ सीखा, और मैं पूरा अपना इंजीनियरिंग जो है कंप्लीट किया। एक बात ये रही कि इंजीनियरिंग में मेहनत किया मैं, एक भी सेमेस्टर में बैक नहीं लगा मेरा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और वहाँ पे इंग्लिश में मैंने परफॉर्म किया है। इंजीनियरिंग आपने कहाँ से कंप्लीट करी है? इंजीनियरिंग में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीआरटी दुर्ग से पूरी की है, और मेरा ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है। तो आप वहाँ हॉस्टल में रहे होंगे। हॉस्टल में तो नहीं रहा, वहाँ पे पीजी लेके मैं रह रहा था कसारीडीह में, तो कसारीडीह में रह रहा था। मतलब घर से बाहर आप निकले थे, है ना? तो वो लाइफ कैसा था? क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद एक जिम्मेदारी भी आती है, साथ में आज़ादी भी मिल जाती याद है ना? तो वो आपने किस प्रकार से बैलेंस किया था? बैलेंस तो करना था, क्योंकि एक नॉर्मल किसान परिवार से हूँ, तो एक लिमिटेड मनी होता था मेरे पास खर्चा करने के लिए, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की भी फीस भी बहुत थी, तो मैं एक बैलेंस करके चलता था। उतना कॉलेज में तो उतना मौज मस्ती नहीं कर पाया, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस रहा। तो ऐसा बैलेंस हुआ लाइफ। लेकिन भाई थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कितने लोग आपके फैमिली में हैं? जी जी आपके पिताजी माताजी क्या कर रही हैं? जी थोड़ा सा जी। इसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे फैमिली में हम लोग 3 भाई 3 बहन हैं, और पिताजी तो किसान ही हैं, माताजी का देहावसान हो गया है, और मैं सबसे छोटा हूँ। बड़े भाई जो है वो किसानी करते हैं, और बड़ी दीदी है वो गायत्री परिवार में सामाजिक कार्य करता है और समाज का काम करती है। एक दीदी है सचिव है, और एक दीदी है वो, उनका शादी हो गया है, और एक भैया है मेरे से बड़े, वो भी काम करते हैं अभी। ठीक। तो आपके फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है कि कोई सरकारी ऑफिसर बने हैं? जी, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है फैमिली में। उस ऐसे बैकग्राउंड में आपका किस प्रकार से आपने अपना मार्गदर्शन चुना? और जैसे आपने बताया कि 2016 में आप ओपी चौधरी सर को देखकर थोड़ा सा इंस्पायर हुए थे, जी जी तो उसी समय आपने ठाना होगा कि आप सरकारी ऑफिसर बनेंगे। जी। मैं मेन रीज़न ये मानता हूँ मैं कि हम लोग जब 2017 में मेजर प्रोजेक्ट कर रहे थे अपने कॉलेज के दौरान 8वें सेमेस्टर में, तो उस दौरान हम लोग ब्लड बैंक का प्रोजेक्ट बनाया था। तो ब्लड बैंक प्रोजेक्ट ऐसा था कि उसमें जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उसको ब्लड प्रोवाइड किया जाए एक ऐप के माध्यम से। तो इसी सिलसिले में मैं वहाँ पे दुर्ग के तत्कालीन उस समय के कलेक्टर महोदया आर संगीता मैडम थी, उससे मिलने गया। तो उनका काम को देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। बहुत मल्टी डायमेंशन काम था, इतना डाइवर्सिटी था, बहुत एरिया के लोग आ रहे थे। हम लोग को भी बहुत वेटिंग के बाद मिलने को मिला। तो वहीं पे मैं सोचा था कि यहाँ पे आकर के प्रशासन में बहुत कुछ किया जा सकता है सोसाइटी के लिए। और फिर ओपी चौधरी सर उस दौरान 17 में 18 में रायपुर के कलेक्टर थे, तो फिर उनका सेमिनार था, तो उसको सुनने आया, सेमिनार सुनने आया, फिर वहीं से ठान लिया कि अब जो करना है सिविल सर्विस में आकर के करना है। और मैंने अपना जो कैंपस सिलेक्शन हुआ था उसको छोड़ दिया, और इधर सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। तो कॉलेज में अपने इंजीनियरिंग में 4 साल अपने बिताए हैं, जी तो अब घर से बाहर भी रहे हैं। जी। जैसे हमने बात किया था कि वहाँ पे आज़ादी भी मिलती है और एक जिम्मेदारी का जिम्मेदारी का एहसास भी एहसास भी रहा। हो जाता है। ठीक है। तो उस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल किस प्रकार से था? उसी समय आप लोग तैयारी में जुटे थे, पढ़ाई लिखाई में थे, या रहता है ना कि जो कॉलेज के जो लड़के हैं आजकल जी जी थोड़ा जी सा नशा में भी जी। उस तरफ चले जाते हैं, थोड़ी सी और भी जिंदगी और की भी जो मजे हैं वो चीज़ों। सारे लेने के लिए चले जाते हैं। तो आपका उस समय कैसा अप्रोच था इन सब चीज़ों के लिए? मेरा अप्रोच यही था कि मैं गांव से निकला हूं तो कुछ अच्छा करूंगा, तो जिम्मेदारी ज़्यादा थी। ज़्यादा मौज मस्ती के तो समय नहीं मिले। और मेरा फ्रेंड सर्कल जो बना गांव में वो बहुत ही अच्छा, वहाँ पे कॉलेज में बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल बना, और गांव का भी फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी अच्छा है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं गात्री परिवार से हूँ, तो हम लोग नशा मुक्ति आंदोलन खुद ही चलाते हैं, तो ऐसे में मैं कैसे नशे में लिप्त हो जाऊँ? तो ये सब चीज़ मैंने किया ही नहीं कॉलेज में, और एक अच्छे से कॉलेज को मैंने बैलेंस किया, और कॉलेज अपना अच्छे से कंप्लीट किया। तो कॉलेज के दिनों में ही आपने ये सोचा नहीं था कि कॉलेज के दिनों में कि आप सरकारी ऑफिसर बनेंगे? मैंने भी आपने अपने 8th सेमेस्टर में ये सोचा जी था? जी, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं तो गांव से निकला था, तो हम लोग पहली बार कंप्यूटर 12वीं क्लास में देखे थे, तो सोचा था कि इंजीनियरिंग आईटी में इंजीनियरिंग करके सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जब मैंने काम को देखा, प्रशासन के काम को देखा, तो मेरे को इसमें बहुत रुचि आया, और मैंने अपना सिलेक्शन जो है एक्सपीडिया टेक्नोलॉजी, कैप्स ग्लोबल और एक और कंपनी है वहाँ पे मेरा हुआ था दिल्ली में, तो मैं उसको छोड़ दिया और सीधा आ गया भिलाई से रायपुर सिविल सर्विस की तैयारी करने। तो जब आपका सिलेक्शन हो रखा था और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जी जी तो एक सिक्योर जॉब को छोड़कर, वो भी दिल्ली जैसी जगह में, जी उसको छोड़कर आपने रायपुर में अपना कोचिंग करना चुना। जी। तो
वो डिसीजन आपके लाइफ में कैसा था? घर वालों से बात करी थी या खुद ही अपना आपने ठान रखा था कि आपको सिविल सर्विस में ही जाना है? मैंने तो ठान लिया था कि मेरे को सिविल सर्विस में जाना है, लेकिन मैंने घर वालों से बात किया कि ऐसा ऐसा है, मेरा मन सिविल सर्विस की ओर है, मैं उसका तैयारी करना चाहता हूँ। तो घर वाले भी एग्री हो गए क्योंकि उन लोग को मेरे ऊपर भरोसा था कि ये कर लेगा। तो घर वाले लोग एग्री भी हो गए और मैंने परफॉर्म भी किया उस अकॉर्डिंग। घर से आपको पूरा सपोर्ट था आपकी जी तैयारी के दौरान? जी, घर से पूरा सपोर्ट था, मेंटली सपोर्ट था, आर्थिक रूप से सपोर्ट था, कभी भी किसी भी प्रकार की कमी खलने नहीं दी और पूरा सपोर्ट था जिसका परिणाम आ जाए। तो आपने तैयारी शुरू करी 2018 17 यस, 18 सत्रह लगभग। अठारह। तो आपने कोचिंग कहाँ से ज्वाइन किया? मैंने कोचिंग तो प्री का ज्वाइन किया था उड़ान में, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि मैं सेल्फ से कर लूँगा। तो 18 में मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन किया हम्म। और सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं ग्रुप स्टडी करने लगा और वहाँ पे एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला जो मुझे हमेशा मोटिवेट रखता था। ये आपका कौन सा इंटरव्यू या मतलब कौन सा ये अटेम्प्ट था ये? ये मेरा छठवां अटेम्प्ट था, चौथा इंटरव्यू है ओवरऑल CGPSC। ओके। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर अभी तक जो सिलेक्शन जी हुआ जी, है उसकी थोड़ी सी आप यात्रा अपने दर्शकों को बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल। हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट जो CGPSC 2018 था, जो 2019 में हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। उस समय इंटरव्यू जनवरी में हुआ था, 17 जनवरी को इंटरव्यू था और 3 जनवरी को मेरी माता का देहावसान हो गया था। 9 जनवरी को पूरा कार्यक्रम करने के बाद मैं 17 जनवरी को इंटरव्यू देने गया था। 22 जनवरी को अ, हम लोग का रिजल्ट आया और अनफॉर्चुनेटली मेरा रैंक नहीं लगा, मेरा 269 रैंक था, तो मुझे कोई पोस्ट अलॉट नहीं हुआ। उसके बाद 9 फरवरी को जो है हम लोग का प्री था, तो मैं प्री दिया, प्री क्वालिफाई हुआ। तो 19 का फिर से मेंस दिलाया और उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन वहाँ भी अनलक्की रहा, मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ भी नहीं हुआ। 2020 PSC फिर से मैं मेंस लिखा। उस समय कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय मैंने बहुत लोगों को, अपने लोगों को खोते देखा। तो उसी बीच मैं सामंजस्य नहीं बैठा पाया पेपर के साथ और अपने लाइफ के साथ, तो मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया था। उसके बाद मैं इंतजार में लगा हुआ था कि मेरा मेंस कब आएगा, मुझे मेंस लिखने का मौका कब मिलेगा। मैंने अपनी पारी का इंतजार किया और PSC की है, अभी तक PSC दिलाया, उसमें सबसे कठिन PSC में 21 को मानता हूँ, जिसमें हम लोग का पूरा ग्रुप, लाइब्रेरी का ग्रुप, पूरा ग्रुप फेल हो गए थे हम लोग। बहुत कठिन PSC में उसको मानता हूँ। तो 21 में मेरे से लिखने का मौका नहीं मिला। इस दौरान एक पोस्ट आया था, सहायक संचालक योजना आर्थिकी एवं सांख्यिकी, उसमें कुल 10 पोस्ट थे, जिसमें UR और OBC का 5 पोस्ट था। तो मैंने उसका तैयारी किया और वहाँ भी मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। CGPSC में ही इसका इंटरव्यू हुआ, CGPSC द्वारा आयोजित किया गया पेपर था। और फिर 2022 का प्री फिर से मेरा रह गया कुछ अंक से। तो एक चुनौतीपूर्ण दिन था मेरे लिए कि मैं कैसे बैकअप करूं, कैसे मुझे परफॉर्म करना है। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण इन 2 वर्षों को मैं मानता हूं। इस दौरान मैं अपना कैरियर ऑप्शन खोजने लगा था। तो 22 में मैंने MA किया हिस्ट्री से और उसी समय ही मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, फर्स्ट ईयर में ही MA के। फिर MA कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे मौका मिला, भगवान ने मुझे मौका दिया 2023 PSC का मेंस लिखने का, और मैं पूरी तरह से तैयार था। मुझे मेरी एबिलिटी, मेरी क्षमता पता थी कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और मैं 2023 में मेंस में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मेरा 678 नंबर मेंस में है, इंटरव्यू में थोड़े कम रह गए थे। और फाइनली मैं आज पोस्ट पोस्ट पा लिया। तो आपने बताया कि आप सेल्फ से ही ज़्यादातर आपने पूरी अपनी तैयारी करी है। जी जी, सेल्फ से तैयारी की। तो जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं कभी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते या बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन तैयारी नहीं कर पाते। और उस समय यूट्यूब भी नहीं था। जी, यूट्यूब का उतना वो नहीं था, चलन नहीं था। आज के समय तो यूट्यूब में ये सारी तो चीज़ें अवेलेबल सारी हैं, चीज़ें अवेलेबल है। है ना? तो जो छात्र अभी सेल्फ करना चाहते हैं जी जी तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बुक्स को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर? जी कैसे अपना शेड्यूल बनाए? जी जैसा आपने किया, आपने इतनी बार ही मेन प्री दिया है, प्री में क्वालिफाई किया है, मेंस लिखा है और जी 4 बार आपने इंटरव्यू दिया। जी जी तो उसके आधार पे अगर आप उनको एक डिटेल एक मार्गदर्शन देना चाहेंगे तो क्या हो? जी। अब जो नए एस्पिरेंट हैं, मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो पूरा मन लगा करके आइए, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया भी है और अनसर्टिनिटी यहाँ पे बहुत है। आप 3 स्टेज होते हैं इसका, प्री मेंस इंटरव्यू
कहीं से भी बाहर हो सकते हैं या फिर आप सीधा सेलेक्टेड भी हो सकते हैं। तो एक मन बना करके आइए, पूरा मन बना करके आइए और उसके बाद फिर आप सेलेक्टिव हो जाइए आपकी तैयारी के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। तो सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, इसके लिए एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आप लिमिटेड सोर्स, पहले तो सोर्स कलेक्ट कीजिए। मैं जनरली नए स्टूडेंट लोग को देखता रहता हूँ कि सोर्स के पीछे इधर उधर भगते रहते हैं। किसी का भी नोट्स उठा लेते हैं, कहीं से और मटेरियल मिल गया उसको ला के पढ़ते हैं। तो पहले तो अपना सोर्स को लिमिटेड कीजिए, एक सोर्स सेलेक्ट कीजिए अपना कि कौन से सोर्स से पढ़ा जाए। मैं सोर्स बता दूंगा जो नए स्टूडेंट है जहाँ से मैंने तैयारी किया है अपना सेल्फ पे। हाँ, उसके बाद जो है पूरी लगन से मेहनत कीजिए, क्योंकि सफलता मेहनत से ही मिलती है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन पूरी मेहनत से सफलता कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। सोर्सेस क्या क्या थे आपके? जी, सोर्सेस मेरे थे इसमें, प्री मेंस इंटरव्यू 3 चरण होता है। तो मैंने इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया था प्री और मेंस के लिए। मेंस के ही सोर्सेस मैं मोस्टली बताना चाहूँगा। तो मेंस में हम लोग का फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में हिंदी होता है, तो हिंदी के लिए विनय कुमार पाठक और मुस्कान पब्लिकेशन की जो बुक है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा पेपर जो इंग्लिश का होता है उसके लिए मैंने रवि मौर्य सर का नोट्स बनाया था। यूट्यूब में अवेलेबल है उनका इंग्लिश का क्लास, 104 क्लास के है वो क्लास, बहुत बेहतरीन हो। जो नए स्टूडेंट पूरा है, प्लेलिस्ट उन्होंने बना हाँ के बना रखा। के रखा है, जो नए स्टूडेंट है वो नोट्स बना सकते हैं। उसके साथ लूसेंट एड ऑन किया था। फिर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का है, तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में विनय कुमार पाठक और गीतेश रोहित सर की जो बुक है उसको मैंने पढ़ा था। दूसरा पेपर जो है करेंट निबंध का होता है। तो निबंध के लिए हमने ग्रुप स्टडी वाला अप्रोच अपनाया था। हम लोग ने ग्रुप में मिल करके एक निबंध के लिए पूरा कॉपी बना लिया था, अच्छा नोट्स बना लिया था। और पूरा चारों के चारों निबंध वहीं से आ गए थे, हम लोग तैयार थे पहले से, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। तीसरा पेपर, पहला पेपर होता है भारत का इतिहास। इसमें जो प्राचीन इतिहास है उसके लिए आर एस शर्मा की बुक है, और साथ ही साथ जो टुटेजा सर के नोट्स हैं वो मैंने पढ़ा था। और मध्यकालीन इतिहास के लिए मैंने नोट्स ही पढ़ लिए थे। और आधुनिक इतिहास के लिए टुटेजा सर का नोट्स के साथ साथ मैंने स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ा था। भारतीय संविधान के लिए टुटेजा सर का नोट्स है, और एम लक्ष्मीकांत का बुक और पढ़ा था। फिर मैंने विजन आईएएस से भी उनको ऐड किया हुआ है। और फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास तो हरिराम पटेल सर का है। और गीतेश अमरोही सर का जो इतिहास है उसको मैंने पढ़ा हुआ था। चौथा पेपर जो है पार्ट 1 जो होता है वो साइंस का होता है। तो उसके लिए जो क्लास 10 की बुक है साइंस की उसको मैंने पढ़ा था। उसके साथ ही उसमें कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो उसमें नहीं दिए हुए थे, जैसे कि पी एन संधि डायोड है, और कुछ टॉपिक थे वो नहीं दिए हुए थे, तो उसका मैंने नोट्स बना लिया था। और दूसरा पार्ट जो है गणित का होता है। तो गणित 10वीं के बुक से ही मैंने गणित पढ़ा था। और आर एस अग्रवाल सर का बुक से मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था कुछ कुछ टॉपिक्स का। और थर्ड पार्ट में अप्लाइड साइंस का होता है। तो अप्लाइड साइंस में मैंने खुद के नोट्स तैयार किए हुए थे। जैव विविधता वाला पार्ट दृष्टि ऐसे पढ़ा हुआ था, बाकी मैं करेंट अफेयर से रिलेट करके खुद से एक अच्छा नोट्स तैयार करके उसको पढ़ा था। पेपर 5 में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए नोट्स बना लिया था। पार्ट 2 में राजवरकर सर का नोट्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा सिलेबस कवर करता है, मैंने वो नोट्स फॉलो किया। और पार्ट 3 में हरिराम पटेल अगेन और टुटेजा सर का नोट्स छत्तीसगढ़ का भूगोल है उसमें मैंने फॉलो किया था। पेपर 6 में जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में सोशियोलॉजी है, उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। और उसका पार्ट 3 है कल्चर का, उसमें अगेन हरिराम सर का जो नोट्स है, बुक है, वो काम आया। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने वहाँ अच्छे से किए थे। पार्ट 7 का मैंने तीनों पार्ट का नोट बनाया था, क्योंकि जब 2019 में मैं सेलेक्टेड नहीं हुआ था तो मेरा पार्ट 7 ही कम स्कोर रह गया था, 73 करीब मेरे को मार्क्स मिले थे। तो मैंने उसका पूरा नोट्स बना लिया था कि अब मार्क्स कम ना हो। तो डिटेल में और इसके बारे में बात करेंगे, उससे जी पहले जो नए बच्चे हैं, जी जैसे कोई कॉलेज में है, 11वीं बार में, कुछ लोग अपना विजन बना के चलते हैं, जी मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। जी एकदम डिटेल में सीजीपीएससी का सिलेबस, उसका प्रोसेस, प्री से लेके इंटरव्यू तक का पूरा प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल बताएं, क्योंकि इतने सारे पेपर तो मेरे भी दिमाग से निकल गया। एकदम डिटेल में थोड़ा सा बताएं, सिलेबस से लेके उसका प्री से लेके फॉर्म भरने से लेके जो प्रोसेस है सिलेक्शन तक का, जी। पूरा बताइए प्लीज। अभी पीएससी का पोस्ट आया, 246 पोस्ट आया है, हम्म। तो फॉर्म तो अभी शुरू हो गया है।
फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी परीक्षा है जहाँ आप सेलेक्ट होने तक एक भी रुपया नहीं लगता। हाँ, तो प्री का है तो प्री में दो पेपर होता है, एक GS1 होता है और दूसरा जो है CSET का होता है। तो GS का पेपर जो होता है उसमें 50 नंबर छत्तीसगढ़ का रहता है और 50 नंबर इंडियन पोर्शन से रहता है। जीएस मतलब ये होता है कि जनरल स्टडीज का जनरल पार्ट। स्टडी रहता है। इसमें रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पॉलिटी, जियोग्राफी, और कल्चर, इकोनॉमिक्स, कल्चर, करेंट अफेयर्स, करंट अफेयर, वैसे ही छत्तीसगढ़ के भी सभी पार्ट से रहते सभी हैं। पार्ट। और दूसरा होता है CSET का। तो CSET में हिंदी और छत्तीसगढ़ी रहता है, वो लगभग 35-36 नंबर का और रहता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स करके बाकी जो 65 नंबर का है वो रहता है। तो CSET में ये रहता है कि आपको जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उसको 33% अंक, और ST SC OBC वाले हैं उसको 23% अंक लाना अनिवार्य रहता है। सी सेट में इतना अंक लाना अनिवार्य है। जी अगर आप इससे कम ला लिए जी और जीएस में आपने अच्छा किया जी, तो तो आप क्या आपका डिसक्वालीफाई हो disqualify? जाएंगे। वो अंक ठीक। लाना अनिवार्य है। CSET क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है। और स्कोर और जो बनता है वो GS का ही बनता है। जीएस का बनता है स्कोर, मतलब मेंस के लिए जो स्कोर बनेगा वो जी जीएस का जी, बनेगा। GS का बनेगा। और फिर इसमें जितना पोस्ट रहता है उसका 15 गुना लोगों को जो है मेंस लिखने के लिए दिया जाता है। हम लोग का 242 पोस्ट था, तो लगभग 3500 के आसपास हम लोग मेंस लिखे थे। और फिर मेंस 15 गुना लोग मेंस लिखते हैं, तो मेंस में 7 पेपर होता है। जब जैसा कि मैं सातों पेपर का भी बुक लिस्ट बता रहा था, तो 7 पेपर होता है और ये 7 पेपर का आयोजन जो है 4 दिन में होता है। एक दिन में 2 पेपर होता है और जो लास्ट दिन रहता है वो उस दिन एक ही पेपर होता है, पेपर 7। तो इस तरह से सातों पेपर जो होते हैं। इसके बाद जो है जो मेंस के मार्क्स। जो 7 पेपर आपने बताया, जी, तो वो 7 पेपर स्टैंडर्ड होते हैं सीजीपीएससी की तरफ से, या आप कुछ ऑप्शन रहता है कि 7 में से कुछ सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं? ऑप्शन नहीं रहता। CGPSC उसको डिफाइन कर दिया सातों पेपर का ओके। सिलेबस। वही। यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंट होता जी, है मेंस का। UPSC में 2 ऑप्शनल लेना रहता है। हाँ। इसमें ऐसा प्रावधान तो अभी नहीं है, लेकिन सरकार बदलाव की ओर है, शायद अगले साल ऐसा आ जाए। तो जो आपका जो फाइनल रैंक आता है जी, उसमें प्री का मार्क्स जुड़ता है या मेंस और इंटरव्यू का ही रहता है? प्री का मार्क्स नहीं जुड़ता। इंटरव्यू का जो स्कोर रहता है उसी के आधार पे जो है इंटरव्यू कॉल, सॉरी, मेंस का जो स्कोर रहता है वो, और जो इंटरव्यू का 100 मार्क्स है वो, टोटल 1500 जो अंक रहता है उसके आधार पे जो है मेरिट बनता है। ठीक। तो 7 पेपर 2-2 100 अंक का हो गया, जी, और 100 अंक का आपका इंटरव्यू इंटरव्यू हो होता है। गया। ठीक है। मेंस और प्री में तैयारी के दृष्टिकोण से और लिखने के दृष्टिकोण से और मार्किंग के दृष्टिकोण से जी किस प्रकार से प्री और मेंस दोनों अलग अलग होते हैं? जी, प्री ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है, और अप्रोच भी उसी तरीके से अपनाना रहता है। और मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, उसमें लिखना रहता है, रिटर्न लिखना रहता है। मेंस में 7 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर में लैंग्वेज का पेपर रहता है, भाषा का। 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, और 50 नंबर का अंग्रेजी और 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है निबंध का होता है पेपर, जिसमें 4 निबंध लिखने होते हैं। जिसमें 2 निबंध जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहते हैं, और 2 निबंध जो है भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रहते हैं। 2 निबंध वहाँ से लिखने रहते हैं। और उसके बाद जो पेपर रहता है GS का पेपर, उसमें टोटल 46 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 2 नंबर के 22 क्वेश्चन रहते हैं, और 4 नंबर के 13 क्वेश्चन, 8 नंबर के 8 क्वेश्चन, और 10 नंबर के 1 क्वेश्चन, और 15 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य रहते हैं। और प्रत्येक पेपर में जो 3 पार्ट रहता है, एक पार्ट ऊपर वाला जो पार्ट रहता है पार्ट 1, वो 75 नंबर का रहता है। बीच वाला पार्ट 50 नंबर का रहता है, और थर्ड पार्ट जो रहता है अगेन 75 नंबर का रहता है। तो मेंस में 7 पेपर हुए, जी उसके बाद कितने समय का, कितने महीने का टाइम रहता है, कितने हफ्तों का टाइम रहता है जब आपको पता चलता है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं? जी। अ, अभी जो है टाइम अभी जो दिया है 4 महीना का दिया है, तो मोस्टली 3 से 4 महीना का टाइम रहता है। प्री के बाद जो मेंस होता है उसमें, तो उसी में आपको तैयार करना रहता है। तो जैसा आपने बताया कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, जी जी। उसके बाद फिर कभी मेंस दिया, फिर कभी मेंस भी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, एक कभी दो, प्री भी कॉल नहीं हुआ कभी था। प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ जी था। जी तो ऐसा था कि कॉन्फिडेंस आपका एक हाई हुआ, फिर लो जी। गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, ऐसे चलता ही रहा आपकी तैयारी के हम्म, दिनों में? तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था? जैसे कि फर्स्ट टाइम में तो लगा यार हो ही जाएगा,
सेकंड में कॉन्फिडेंट थे कि अब तो हो ही जाएगा। हो ही गया था, ऐसा हाँ, कॉन्फिडेंस था ऐसा था। सेकंड में तो। लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। हाँ, होता है। तो 6 साल तैयारी लगातार जारी रखना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस रहता है। वो आपने कैसे मैनेज किया था? मैं अपने पहले ही प्रयास में जब इंटरव्यू में पहुंच गया था तो मुझे लग गया था कि मैं इसको कर जाऊंगा। और दूसरे प्रयास में मैं इतना अस्वस्थ था कि मेरा हो ही जाएगा। और मैं पीएससी ऑफिस में बैठा था जिस दिन रिजल्ट आया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने हुआ था। उसके बाद एक फेज़ आया जिसमें लगातार निराशाएं देखनी पड़ी। तो उस समय परिवार का जो सपोर्ट रहा है और जो मेरा ग्रुप रहा है, हमेशा मोटिवेट करते थे। परिवार वाले भी सपोर्ट करते थे कि आज नहीं तो कल होगा ही आपका। ऐसा परिवार वालों का मोटिवेट करते थे। और मेरा ग्रुप, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग बस यही बोलते थे कि हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का नहीं होगा तो किसका होगा। तो ग्रुप ने भी बहुत हेल्प किया मोटिवेट रहने के लिए। और लगातार मैं लाइब्रेरी से जुड़ा रहा और मेहनत करते रहा, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में रखा ही हुआ था कि मैं कर जाऊंगा इसको, और मैंने कर दिया। चलिए, जो प्री और मेंस होता है वो तो पढ़ने और लिखने का पार्ट हो गया। जी, जी। इंटरव्यू में आदमी को बोलना रहता है, जी। तो उसकी तैयारी आपने किस प्रकार से करी थी? उसकी तैयारी के लिए हम लोग ग्रुप में इसका तैयार करते थे। अभी जो समसामयिक के मुद्दे हैं, जो करेंट अफेयर है, उसको हम लोग ग्रुप में तैयार करते थे। फिर तैयार करके आपस में बोलते थे, बोल करके बताते थे। इस हम लोग दूसरे को पूछते थे। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे सर है, शुक्ला सर, ज्ञानेश शुक्ला सर, उनके पास हम लोग गए थे। तो शुक्ला सर का ने हम लोग को गाइड किया। और साथ ही साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे कि उड़ान आईएएस हाँ। का है, पटेल सर के यहाँ है, वहाँ पे इंटरव्यू आयोजित हो रहे थे। तो मैंने वहाँ जा कर के मॉक इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने इंटरव्यू का तैयारी किया है। आपने 4 इंटरव्यू दिए हुए हैं। जी, चारों इंटरव्यू में आपका अनुभव कैसा था? और जो नए अभ्यर्थी जो हैं, जी, जो आगे भी कई लोग इंटरव्यू देंगे, कई लोग का इंटरव्यू में भी कई लोग रुक गए होंगे, जी, जी, बहुत तो लोग कहते हैं। उसके लिए कुछ गुरु मंत्र आप देना चाहें तो वो क्या होगा? अभी मैं तो मेंस में ही बिलीव कर रहा हूँ अभी तक, जो मेहनत है उसी में। और इन सीजीपीएससी में मैं इतना मानता हूँ कि आपका 90%, आपका 90 से 95% तक प्योर मेहनत है। और 5-10% लक वाला फैक्टर रहता है जो इंटरव्यू में काम आता है। आपको अच्छा बोर्ड मिल गया, या फिर आप जो तैयार किए वो क्वेश्चन पूछ पूछ दिया गया, तो आपका इंटरव्यू बेहतर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि इस इंटरव्यू में मेरे पास आया था। बिल्कुल ही नहीं, अनुमान नहीं था कि ऐसा बाउंसर होगा। उसको कैसे टैकल किया था आपने? मैं बस इंतजार कर रहा था कि 4 लोग हैं तो कोई एक तो अब आएगा अपने जोन में। तो मैडम जो पूछी, फिर मैंने जो अपना हॉबी डाला हुआ था, क्रिएटिव वर्क और राइटिंग का, ये मेरा हॉबी है, तो उसको डाला हुआ था। तो मैडम पूछी कि आप क्या क्रिएटिव वर्क करते हैं। तो मैं अपना क्रिएटिव वर्क जो गांव में हम लोग करते हैं, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और बहुत सारे आयोजन हम लोग गांव में करते रहते हैं, वो सबको मैंने बताया। फिर मैडम पूछी कि आपने अभी लेटेस्ट में क्या लिखा है। तो फिर मैंने बताया कि अभी मैंने हमारे लोक जीवन में राम, जो अभी मेरी लेटेस्ट रचना है, उनको लिखा हुआ है। तो मैडम फिर उसके बारे में पूछी कि क्या लिखे हो, कैसे लिखे हो। तो फिर अ, मैंने मैडम को बताया कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में भगवान राम को माचा कहते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में लोक जीवन में राम इतने बस गए हैं कि हमारे जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु तक राम का ही नाम लेते हैं। जब मृत्यु होता है तो राम राम सत्य बोलते हैं। जन्म के समय भी सोहर गीत गाया जाता है। और उसके बाद मैडम और कुछ पूछी मेरे को, तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने उनको बताया कि हमारे गांव में नामकरण की एक परंपरा रहती है। जनरली आप गांव में जाओगे तो लोगों का नाम सुनोगे कि उसके नाम के पीछे राम जुड़ा रहता है, कि लेख राम, दानी राम, सूखी राम, ऐसा कुछ जुड़ा रहता है। तो एक गांव के नाम में भी एक और खासियत ये है कि कुछ लोग का नाम गांव में भिखारी राम, दुखी राम, हाँ। ऐसा भी रहता है। तो राम का इतना महत्व है कि लोग भिखारी और दुखी जैसे शब्दों को भी उसके पीछे राम जुड़ जाता है तो एकदम सार्थक हो जाता है, उनको स्वीकार करते हैं। तो ये बताया तो मैं, मेरे को गुड भी बोली। मेरा इंटरव्यू फिर समाप्त होगा। कुछ पंक्ति अगर आप सुनाना चाहें तो। जी। अपनी आप जो कविता लिखते हैं ना, मैं निबंध लिखता हूँ निबंध जनरली, लिखते हैं, अगर निबंध कुछ लिखता कविता की पंक्ति आप सुनाना चाहेंगे तो हूँ। अपनी लिखी हुई। जी, जी, जी। अपनी लिखी हुई तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन एक पंक्ति मुझे अभी याद आ रही है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो खान लिया। चलिए, बहुत अच्छे। अ, योगेंद्र भाई, जी, तो जैसा आपने बताया कि आपका 3 4 बार तो आपने इंटरव्यू दिया है, जी, और अभी आप जाके सिलेक्ट हुए हैं। जी, तो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद
फाइनली आपका नाम लिस्ट में आया और उसमें आपका नाम आया कि आप सहकारिता विस्तार अधिकारी बने। जी उसके बाद आपके घर में क्या माहौल था, आपकी क्या उस समय स्थिति थी, कैसा, जब आपने रिजल्ट देखा जी। तब आपका क्या स्थिति रहा था वहाँ पे? हाँ, जब मैंने रिजल्ट वाला दिन था, 27 को मेरा इंटरव्यू था और 28 को रिजल्ट आना था। 28 को तारीख को मैं दोपहर में 12 बजे के आसपास मस्त खाना खा के सोया। 3 बजे उठा, 5 बजे मेरे को, मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि जब मुझे मेंस लिखने का मौका मिलेगा तो मैं परफॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था अपनी पारी का। 2 साल से आप अपनी दो बार साल का से वेट कर रहे पारी का वेट ही कर रहा था। तो मैंने जो पूरा विश्वास था कि मेरा हो ही जाएगा। और मैं 5 बजे के आसपास मिठाई लिया। मिठाई लेकर के मैं अपना स्कूटी के डिग्गी में रखा और लाइब्रेरी में जा करके मैं वेट किया। मेरे साथ मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे ग्रुप वाले, उन लोग भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इनका हो जाएगा, और उन लोग मेरे साथ बैठे थे। हम लोग लाइब्रेरी में ही वेट कर रहे थे। हम लोग लाइब्रेरी में राउंड लगा रहे थे, उसी समय ये पैदल टहल रहे थे। हैं। उस समय रिजल्ट आया और मेरे दोस्त लोग देखे और बताए कि 114 रैंक लगा है करके, तो एकदम खुशी हुआ मन से। लेकिन एक संशय की स्थिति बना था, क्योंकि उस समय जो पोस्ट है वो अलॉट नहीं हुआ पोस्ट था। अलॉट नहीं हुआ था। अलॉट नहीं हुआ था। तो पिछले बार जैसे कि रिजल्ट आया था, उसी समय पोस्ट अलॉट हो गया था, तो हम्म। हम लोग उसका वेट कर रहे थे। एक पर दिन का टाइम लग गया एक पोस्ट दिन का अलॉट होने टाइम लग गया। एक दिन नाइट में ही आया पोस्ट हाँ, जो अलॉट हुआ। नहीं। तो घर वाले भी रात को जग रहे थे, 12-1 बजे करीब में फोन करके पूछ रहे थे कि अब इसका पोस्ट है, कहाँ पोस्ट मिले। ऐसा पूछ रहे थे, और मैं बोला कि वेट करो थोड़ा, आ जाएगा, वेट करो। तो फाइनली आया ही नहीं था। फिर हम लोग सभी दोस्त लोग उस दिन फिर दोस्त लोग केक वगैरह लाए थे, लाइब्रेरी में बहुत सेलिब्रेट किए, पूरा केक मेरे शर्ट में लगा दिए थे। और भी दोस्त विनय आया था, राजेश भाई आए थे। तो सब लोग हम लोग ने मिल के सेलेक्ट किया। विनय और राजेश का भी सिलेक्शन हुआ है। और मेरे सभी लाइब्रेरी के जो मित्र लोग थे वो सब लोग थे। फिर सभी लोग मेरे रूम गए, हम लोग रात भर बात किए। लग ही नहीं रहा था, एकदम से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं आश्वस्त था कि जब मेरी पारी आएगा तो मैं परफॉर्म करूंगा, और मैंने परफॉर्म किया। घर में जब आपने बताया तो उस समय घर में क्या माहौल था, आपके पिताजी का क्या रिस्पॉन्स था? घर में बहुत ही खुशी का माहौल था, और घर में बता रहे थे कि लोग भी रात को नहीं सोए थे। 1 बजे को भैया का कॉल आया था मेरे को, कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है। उधर दीदी लोग भी कॉल कर रहे थे कि हम्म। आज पोस्ट अलॉट हो गया क्या, कौन सा पोस्ट मिला है। तो एकदम खुशी का माहौल था। रात भर तो घर में भी नहीं सोए थे, और हम लोग वहाँ दोस्तों के साथ सोए ही नहीं थे रात भर। फिर हम लोग रात को मेरा रूम पार्टनर कुणाल भाई, विवेक, उनके साथ हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए लग गए थे कि कौन सा पोस्ट मिलेगा। फिर कैलकुलेशन करके हम लोग निकाले थे कि सब ऑर्डिनेट अकाउंट अफसर के आसपास का पोस्ट लग जाएगा। तो हम्म। और फिर सर लोग से भी मैं बात किया। सर लोग भी बोले कि आश्वस्त रहा, इस बार पोस्ट तो मिल ही जाएगा, इतना रैंक में पोस्ट मिलेगा ही। तो मैं आश्वस्त था, फिर वेट ही कर रहा था, संशय तो था ही। आ, फिर वेट किया, और फाइनली जब नाइट में फाइनली जब सहकारिता विस्तार अधिकारी का पोस्ट अलॉट हुआ, तो एक सुकून मिला। हो गया संघर्ष का, है ना, एक सुकून मिला। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। जी और जैसे कि आजकल धान कटाई का माहौल चल रहा है, जी जी आप भी किसान परिवार से जी बिलोंग जी करते हैं, है ना? और हम लोग आप ही के दर्शकों को बता दूं कि हम लोग आप ही के जो यहाँ पे धान मिंजाई वगैरह जी होता है, जी। जिसे हम लोग ब्यारा कहते हैं, 11 कहते हैं। आपके ब्यारा में ही हम लोग बैठ के जी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। तो कटाई के बाद एक त्योहार मनाते हैं हम लोग, छोटा सा बड़ोना त्योहार जिसे बोलते बढ़ोना हैं, है है ना? बनाते हैं। तो एक बड़ोना की खुशी अलग हो गई और आपके पोस्ट की खुशी हो गई। जी बहुत तो खुशी घर में हुई। तो डबल हो गया डबल होगा। माहौल था, गांव में भी इतना माहौल था कि जब मैं आया गांव में, तो मेरे दोस्त लोग, गांव वाले सरपंच मैडम और उसके हस्बैंड, पूर्व जनपद सदस्य डहरिया महोदय, उन लोग भी आए थे रिसीव करने के लिए। मेरे दोस्त लोग जो है वहां से मेरे को छोड़ने आए थे। मेरे पास स्कूटी है, मैं बोला कि स्कूटी में जाऊंगा, नहीं स्कूटी में नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगा। राहुल सर मेरे को बोले, फिर कुणाल भाई, विवेक भाई, विपिन, और निशांत सर, पटेल, और युवराज, सोम, सभी लोग मेरे को छोड़ने आए थे। और फिर गांव में बाजा बाजा, मेरे दोस्त लोग सब एकदम से धूमधाम से मेरे को एंट्री कराए, कि लगा कि अब इतने दिन का संघर्ष का फल मिल रहा है। तो एक मैं कोट मुझे याद आया कि वर्षों का संघर्ष एक दिन खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। मेरे को कोट याद आया और बहुत ही अच्छा लगा। घर में बहुत अच्छा माहौल था। तो योगेन भाई, जी आप अब तो आप सीजीपीएससी में आप सेलेक्ट हो चुके हैं। जी जी। आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे आप अपनी नौकरी में ही 100% देना चाहेंगे, या यूपीएससी की ओर जाएंगे, या किसी और दिशा में अगर आपकी कोई दृष्टिकोण है? अभी सीजीपीएससी में तो चयन हो गया है मुझे, मेरा।
लेकिन मनचाहा पोस्ट अभी मुझे नहीं मिला है, क्योंकि जो मैं टारगेट रख के जो चला हूँ डिप्टी कलेक्टर और भी जो सेकंड क्लास पोस्ट है उसको टारगेट रख के चला हूँ। और मैंने, हाँ, एक बार फिर मैं फिर जोर लगाऊंगा, फिर जो परफॉर्मेंस है उसको दोहराने का कोशिश करूंगा। अभी एफर्ट जारी रहेगा, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आगे के अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपको अपने सिलेक्शन के लिए भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच।